हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिर से बीएड सेकेंड ईयर का क्लास करने वाले हैं और आज हम लोग जो है पहले इम्पोर्टेंस देखेंगे और उसके बाद से जो डिफ्रेंसिएशन था ऑफ एंड ऑन फॉर का वो देखेंगे। तो सबसे पहले कि अभी हमारा 3 क्लास हो चुका है और अधिगम असेसमेंट ऑफ लर्निंग को, तो अभी तक हम लोगों ने असेसमेंट के बारे में समझा कि असेसमेंट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में समझ लें कि ये क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा स्टार्ट करें। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और एक और मैं बात बता दूं, सीटेट का क्लास जो है हम लोग 10 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग भी सीटेट का क्लास करना चाहते हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट एंड बीएड सेकेंड ईयर का क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चलने वाले हैं। आप लोग अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि रेडी है, बीएड सेकेंड ईयर का प्रोसेस में है। तो अगर सेकेंड ईयर का भी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अपना सिलेबस जो है वो हमें सेंड कर दीजिएगा और उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे आप हमें मैसेज करके या अपना सिलेबस सेंड कर दीजिए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नोट्स रेडी कर दिया जाएगा। तो या तो बीएड सेकेंड ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं, आप लोग को अपना सिलेबस जरूर सेंड करना होगा, वो भी चैप्टर वाइज, जिससे कि एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग आपका नोट्स मिले। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास एकदम अच्छे से करना है हम लोग को, आप लोग समझते जाइएगा। प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। अधिगम का आकलन, पहले तो हम लोग आकलन समझ चुके। अभी क्या है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना कि अधिगम का आकलन, इसको देखिए। इस वर्ड में आप अधिगम का मीनिंग भी जानते हैं। अधिगम क्या होता है? लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें आप जो है वो आकलन का मीनिंग भी जानते हैं। आकलन क्या होता है? असेसमेंट। तो हमें दोनों वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन आना चाहिए, दोनों वर्ड के अलग अलग परिभाषा आनी चाहिए। असेसमेंट का भी मीनिंग आता है आपको, अब लर्निंग का भी मीनिंग आप जानते ही हैं। पहले हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं लर्निंग को। तो अब ये दोनों का आप जब मीनिंग जानते हैं तो इन दोनों से अब जैसे भी क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, तो आपको वो कर देना है। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे अपने लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पहले तो यहां देखिए हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवाद अप्रोच क्या होता है। फिर उसके बाद से 4 अप्रोचेस को हम लोगों ने देखा है, वो सारे दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख चुका है। तो ये आप लोग को ध्यान में भी रखना है, ठीक है। तो व्यवहारों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आइए देख लेते हैं कि व्यवहारवादियों की मान्यता, यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा है। यहाँ पे तो वो लोग क्या समझते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जब भी देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक डेफिनेशन नहीं आएगा। कल मैं आप लोगों को जो अप्रोच पढ़ा रही थी बस इसीलिए मैंने पढ़ाया कि उससे आपको क्या पता चलेगा कि असेसमेंट ऑफ जो लर्निंग है उसका डेफिनेशन व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो रखते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग होगा। इस तरह से जो 4 अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़े हैं सभी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो शब्द किसे कहते हैं ऐसा आता था ना, तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखते थे कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो उसी तरह से अधिक इसका है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जितने दृष्टिकोण अभी हम लोगों ने कल का क्लास या कल का क्लास जो मिस किया होगा आज के क्लास में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार आज के क्लास को समझने के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग का डेफिनेशन जो है देखना होगा। तो पहले तो उनकी मान्यताएं का मतलब क्या होता है कि किस किस चीज को वो फॉलो करते हैं, किस किस चीज में वो बिलीव करते हैं। तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि बिहेवियरिस्ट जो है वो किस किस चीज में बिलीव करते हैं, अब किस चीज को मानते हैं,
जैसे कि हर कल्चर में अलग अलग चीज़ें होती है ना, कोई किसी पूजा को अलग तरीके से, बंगाल में अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं और पे किसी और तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सेम है, वो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो लोग मानते हैं। तो उनका मानना भी हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में उनकी मान्यताएं क्या है। तो यहाँ पे मान्यताएं जो हम लोगों ने कल भी किया था, आज थोड़ा सा मैं बता दूं, कल का क्लास अगर किसी ने मिस किया है तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ये सारी मान्यताएं कल एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैं ये कल अच्छे से आप लोग को डिटेल बता चुकी हूँ। तो जो लोग मिस किए हैं वो जा करके कल का वीडियो देखेंगे कि ये क्या होता है। हम इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे ध्यान देना है। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो ज़रूरी है। तो आप खुद समझिए कि जो चीज़ आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कोई चीज़ें जब समझा रहे हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि हाँ उसको तो सब समझ में आ जाना चाहिए, जो जो मेन पॉइंट था मैं बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ, तो डेफिनेटली उसको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आया, या आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कितना समझ में आया, वो समझा या नहीं। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। लर्निंग का जो है हम असेस करते हैं कि उनको कितना समझ में आया है। तो इसके लिए आप लोगों को इम्पोर्टेंस देखना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि देखिए जब भी इम्पोर्टेंस का आएगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का आएगा, उद्देश्य लिखने का, मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ उसको पॉइंट में लिखिए और उसको उसके बाद डील कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट में ही मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, 9-10 पॉइंट होंगे, उसको आप कर लेंगे तो कभी भी इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट आएगा या ज़रूरत नीड ऑफ असेसमेंट आएगा तो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आकलन, शिक्षा प्रक्रिया, और एक और चीज़, जब भी हम लोग आकलन इम्पोर्टेंस लिखे या कुछ लिखे तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ थोड़ा सा जो है उस चीज़ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आकलन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण के उद्देश्य एवं उनके संदर्भ में विद्यार्थियों की संप्राप्ति को जानने में मदद मिलता है। टीचर को बहुत हेल्प हो जाता है कि हम जो सिखा रहे हैं बच्चों को वो आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, इसके बाद इस पे मैं टेस्ट भी रखूंगी, कुछ मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगी, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन इस चैप्टर पे बेस में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी। अगर वो आप लोग कर पाएंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे कि अच्छा ये मुझे समझ में आ गया। अगर आपको नहीं कर पाए, दैट मीन्स मुझे भी लगेगा कि आप लोग नहीं समझ पाए, तो मैं या तो कुछ और मैथड, किसी और तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगी। तो ये होता है टीचर को बेनिफिट, और सेकंड स्टूडेंट को भी बेनिफिट होता है। स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में उसको कितना समझ में आ रहा है, कितने पानी में। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा मेरे से समझ में तो आ गया, सब हो गया। लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम देने बैठते हैं, तो उनको पता चलता है कि अच्छा मेरे में ये कमियां हैं, तो उनको अपनी फ्लॉज का पता चलता है, फिर उस पर वो वर्क करते हैं। तो यही होता है असेसमेंट का इम्पोर्टेंस। अधिगम में विद्यार्थियों की हो रही कठिनाई और उसके कारणों का विश्लेषण करने में एवं तदनुसार नैदानिक शिक्षण की योजना बनाने में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का महत्व निम्नांकित है। हिंदी में लिख रहे हैं तो, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसी तरह से लिखेंगे, दैट इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट आर फॉलोइंग। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट है, आकलन विद्यार्थियों की आत्मसमझ विकसित करने एवं अपनी क्षमताओं को अच्छे से समझने में सहायक है। सबसे ये चीज इम्पॉर्टेंट चीज कि आकलन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, दो तरीके से बेनिफिट होता है। इसका दो तरह से इंपॉर्टेंस है। कैसे? एक तो होता है कि टीचर को बेनिफिट होता है, टीचर का के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड कि वो स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंस होता है, स्टूडेंट को भी बेनिफिट होता है। तो आप ना पहले तो अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा कि किस किस को फायदा होता है इससे, कि और कि क्यों जरूरी है, ये क्यों महत्व है, और किन किन लोगों को है। तो हम देख रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर होता है और एक
जो है सीखने वाला होता है, स्टूडेंट होता है, तो उन दोनों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, उन दोनों के फायदे के अकॉर्डिंग, उन दोनों के ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम अपना जो है इम्पोर्टेंस का पॉइंट जो है वो बनाएंगे। तो ये पहला पॉइंट जो बना है स्टूडेंट्स के लिए बना है कि आकलन असेसमेंट से स्टूडेंट्स को खुद सेल्फ रियलाइज्ड होता है कि उनमें कितना ग्रोथ हुआ है और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ग्रोथ हुआ है या नहीं, या फिर जब उनको कमियां पता चलती है तो उस पर वो काम करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। डील करने के लिए जो यहाँ पे डीलिंग है, मैं हर किसी को सजेस्ट करती हूँ कि ये डीलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको आप नॉर्मल जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं हिंदी का, उसमें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप पॉइंट लिखे तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करें, जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स हिंदी का ही कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि जो चेक करे, जो एग्जाम नहीं हो उसको अट्रैक्ट करे, उसको लगे अच्छा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आत्मसमझ, क्षमताओं, ये सारी चीजें जो यूज हुई हैं। यहाँ पे जब डीलिंग की बात आएगी तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको लिबर्टी मिल सकती है, थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो विद्यार्थियों में आत्मसमझ भी विकसित करता है और साथ ही शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने में, अब यहाँ देखिए परिमार्जित था, तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे इम्प्रूव भी है तो आप समझ जाएंगे अच्छा इम्प्रूव है, तो करने में सहायता करता है। चलिए एक और चीज मैं आपको इसमें बताऊं कि जब भी टीचर एनालाइज करते हैं और असेस करते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा सर तो उस स्टूडेंट को ज़्यादा मानते हैं इसीलिए उसको अच्छा बोल रहे हैं, मुझे बुरा बोल रहे हैं। लेकिन जब वो खुद से अपना मार्क्स देखता है, जैसे 30 आए, आउट ऑफ 100 30 आ गए, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो सर मुझे अभी तक बोलते आ रहे थे, जो मैम बोलते आ रही थी वो सही था, एग्जैक्टली मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था और मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उस पर वो काम करेगा। तो ये सारी चीजें सेल्फ रियलाइजेशन स्टूडेंट्स को होता है, उनको ये भी पता चलता है कि जो टीचर उन्हें समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं और वो समझ नहीं रहे। तो इस तरह से ये है, आपको इसको लेकिन अपने से भी डील कर सकते हैं। मेन पॉइंट आपको समझना जरूरी है अगर आप समझ लेते हैं तो। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपका है आकलन शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी संपूर्णता में समझने में सहायता करता है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे आ गया टीचर्स के लिए, ये टीचर का पॉइंट है। इसमें क्या है, आकलन शिक्षण को विद्यार्थियों की उनकी संपूर्णता में समझने में सहायता करता है। कभी कभी टीचर को भी ये लगता है कि जो मैं समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ वो बच्चों को समझ में आ गया है, लेकिन जब असेसमेंट होता है, हम उसका आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हम तो गलत फहमी में थे, उन्हें तो समझ में नहीं आया। तो ये टीचर को भी स्टूडेंट्स के समझ को समझने में कि कितना वो समझा है या नहीं समझा है, उसको उसके डिटेल में टीचर को भी पता चलता है, जो कि सही है। ठीक है, अब इसको डीलिंग आप अपने तरीके से देख लेंगे। आकलन विद्यार्थियों को उनकी संपूर्णता में समझने में सहायक है, क्योंकि आकलन शिक्षक को विद्यार्थियों में विभिन्न पक्षों के निरीक्षण में सहायता करता है। कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स में जब हम पढ़ाते रहते हैं तो नहीं पता चलता है कि उनमें ये सारी चीज़ों की कमियां हैं, लेकिन जब हम असेसमेंट करते हैं, असेस करते हैं उनको, तो पता चलता है अच्छा ये भी इनमें फ्लॉज हैं, तो फिर हम उस पर काम करते हैं, आपको भी बताते हैं, फिर आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो था वो टीचर्स के लिए था। आइए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। डीलिंग आप देख लीजिएगा। एक बात और बताऊं, ये पीडीएफ जो है, जो मैं जिससे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। डीलिंग आप देख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं सजेस्ट करूंगी कि डीलिंग आप लोग अपने लैंग्वेज में करें। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, आकलन विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरणा का काम करता है। अब दूसरा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। यहाँ पे फिर ये स्टूडेंट्स के लिए आ गया, पॉइंट आप मिलाते जाइए, स्टूडेंट्स और टीचर्स से ही आगे पीछे आएगा। तो यहाँ पे क्या, विद्यार्थियों के लिए ये मोटिवेशन का काम करता है, ऑफ कोर्स करता है। जब बच्चों को पता चलता है कि उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा मार्क्स आएगा क्या नहीं, और 70 आउट ऑफ 100 आ जाता है, 70 मार्क्स आ जाते हैं, तो उसको लगेगा कि अच्छा मैं 70 ला सकता हूँ, तो मैं इसको 80 में बनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको 90 बनाऊंगा। इस तरह से बच्चे मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं। तो मोटिवेशन ऑफ कोर्स असेसमेंट देता है। ये पॉजिटिव साइड ही हम देखेंगे। एक व्यापक आकलन विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरणा का काम करता है। जब विद्यार्थियों को उनकी संप्राप्ति की व्यापक जानकारी दी जाती है, मतलब रिजल्ट की,
ठीक है, जानकारी दी जाती है उन्हें उनके मजबूत बिंदुओं एवं उन बिंदुओं जहां पर उन्हें अधिक मेहनत की आवश्यकता है इसकी भी जानकारी दी जाती है। तो उनको पता चल जाता है कि कौन चीज़ उनका स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा उनका जो है वीक पॉइंट है, तो उस पर वो काम कर पाते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट ये हुआ। फोर्थ देखिए, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी एवं उनके मूल्यांकन में। अब देखिए, अब ये जो है स्टूडेंट्स और टीचर के लिए नहीं, ये किसके लिए है, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं ना कि अच्छा हम लर्निंग बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं। जैसे नाउन ही पढ़ा है तो नाउन क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे जो है नाउन के बारे में समझ जाए, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में समझ जाए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और जब वो अपने रियल वर्ल्ड में देखे तो उसको डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि अच्छा ये तो हो गया कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन, और उनको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। तो ये उनका उद्देश्य होता है, लर्निंग का हमारा यही उद्देश्य होता है जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी टॉपिक हम उन्हें सिखा रहे हैं वो अच्छे से सीखें। ये हुआ ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव को भी पाने में, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को पाने में असेसमेंट मदद करता है। कैसे, मान लीजिए कि हम जब बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं तो कुछ बच्चे या तो अच्छा कर जाएंगे तो ऑफकोर्स वो तो उसी टाइम में एट अ टाइम ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो गया लर्निंग का। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि हम इनसे अच्छा कैसे करवा सकते हैं, क्या इनमें कमियां रह गई हैं जो ये अच्छा नहीं कर पाए। तो वो चीज़ें हमें पता चलती है, फिर हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं वो उद्देश्य को प्राप्त करने में। तो दोनों वे में, अगर बच्चा समझ जाता है तो भी ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति होती है, नहीं समझता है तो हम उस पर काम करके उसको समझाते हैं और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ फोर्थ। अब आइए डीलिंग आप देख लीजिएगा किस तरह से क्या, फिर अपना डीलिंग अपने से कीजिएगा। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, आकलन प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री एवं विधि के चयन में सहायक है। अब मान लीजिए कि असेसमेंट हुआ, ये टीचर के लिए है, टीचर के लिए है। मान लीजिए कि असेसमेंट हुआ, उसमें पता चला कि बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं सीखे अच्छे से नहीं है, या फिर ये पता चला कि बच्चों को कहीं कहीं पे समझ में नहीं आया है। तो अब टीचर क्या करेंगे, अब टीचर को पता चला अच्छे से समझ में नहीं आया तो शिक्षण सामग्री, दैट मीन्स कि टीचिंग एड्स यूज करेंगे जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से समझ में आए। तो हम ये टीचिंग एड यूज करेंगे। फिर राइट मैथड, हो सकता है कुछ बच्चों को लेक्चर मैथड से समझ में आए, कुछ को जो है एक्टिविटी मैथड से समझ में आए, कुछ को डिस्कशन मेथड से समझ में आए। तो हम एग्जैक्टली मेथड चूज करेंगे। जब हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं कौन सा बच्चा जो है किस मेथड से समझ रहा है। तो जब हम अपना लेसन प्लान बनाएंगे, जब हम अपना टीचिंग रेडी करेंगे, उसको प्लान करेंगे, तो उस समय हम वो सारे मेथड को यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे से समझे। तो और शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स भी यूज़ करेंगे। तो टीचिंग एड को एग्जैक्टली उपयुक्त का मतलब होता है अप्रोप्रिएट टीचिंग एड एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड को चूज करने में हेल्प करता है कौन, आकलन। ठीक है। 6 नंबर, संपूर्ण शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को उन्नत बनाने में, ऑफकोर्स टीचिंग के क्वालिटी को एनहेंस करने में जो है वो आकलन ऑफकोर्स हेल्प करता है। हमें पता चल जाता है कि हमसे क्या गलती हुई या फिर हमारे बच्चों को क्या समझ में नहीं आया, तो टीचिंग वहाँ पे वीक हो जाता है। जब हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि सारे के सभी को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं और इनहेंस करते हैं, तो उससे ऑफकोर्स टीचिंग जो है एनहेंस होती है बिकॉज ऑफ आकलन। ठीक है। अब आइए देखते हैं 7th नंबर। 7 नंबर है, छात्रों की रुचि, योग्यता, उनकी छुपी प्रतिभा का अध्ययन करने में। जो मैं अभी बता भी रही थी आप लोगों को कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि टीचर को नहीं पता चल पाता है पढ़ाने के टाइम में ड्यूरेशन टीचिंग की कौन से बच्चे में कौन सी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है। कभी कभी नहीं पता चलता है कि किसी के हिडन टैलेंट के बारे में, लेकिन जब असेसमेंट होता है, हम उनको असेस करते हैं तो हमें पता चलता है। तो वही छुपी प्रतिभा जिसको हम लोग हिडन टैलेंट बोले, वो हमें पता चलता है। उनकी इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है स्टूडेंट्स के, उनकी एबिलिटी के बारे में पता चलता है। और किसके थ्रू पता चलता है, आकलन के थ्रू। ये 7 नंबर। 8 नंबर, नैदानिक शिक्षण की योजना बनाने में। ये नैदानिक शिक्षण का मतलब होता है रिमेडियल क्लास।
नैदानिक शिक्षण का मतलब होता है रिमीडियल क्लास। प्रत्येक विद्यार्थी की किसी विशेष को समझने में कठिनाई के आयाम एवं कई कारण हो सकते हैं। होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में ना आए और कोई टॉपिक ना समझ में आए, तो उसके लिए हम लोग रिमीडियल क्लास लेते हैं। रिमीडियल क्लास होता है वैसे बच्चों को जिनको अच्छे से समझ में नहीं आता। एक बार क्लास में तो बताएं, लेकिन जो जितने बच्चों को समझ में नहीं आए उनका एक अलग से नैदानिक क्लास, जिसको रिमीडियल क्लास बोलते हैं, वो चलता है उनको वो टॉपिक, वो चैप्टर समझाने में। तो नैदानिक क्लास नैदानिक शिक्षण के लिए जो है योजना बनाने में, प्लानिंग करने में आकलन हेल्प करता है। फिर हमारा है एक और पॉइंट है, देख लेते हैं। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं परामर्श में, मतलब कि बच्चों को गाइड करने में। बच्चों को हो सकता है उनको पता चला कि उनके मार्क्स कम आए हैं, तो टीचर ऐसे कम आए हैं मार्क्स तो एक्सेप्ट तो वो करेंगे नहीं कि इतने मार्क्स कम आए, तो टीचर क्या है उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि एक्चुअली में आपने क्या मिस्टेक किया था, आपको नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए, आप में क्या कमियां हैं। तो ऑफकोर्स टीचर को जो है एग्जैक्टली करेक्ट गाइडेंस और सजेशन देते हैं स्टूडेंट को। लेकिन क्यों देते हैं? क्योंकि वो असेसमेंट किए हुए रहते हैं, उनको उनकी कमियों के बारे में पता चलता है। और किससे चलता है? आकलन से। तो इसमें भी हेल्प करता है आकलन, असेसमेंट। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, ये हम लोगों ने पहले कर लिया है। मैं आपको ये बता दूं कि लेकिन इस तरह से मैं आप लोगों को डेटा बनाकर नहीं दी थी, तो मैं सोची कि ये आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। ये हमारा जो है फर्स्ट क्लास में ही हुआ है। क्या? असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों क्या होता है? तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग ये हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में कर लिए हैं। तो पहले जाकर के आपको उसको देखना है कि उसमें क्या होता है। जो लोग मिस किए हैं, जिन्होंने क्लास किया, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये डिफरेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट, VVI आप बोल सकते हैं, ये टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं नहीं चाहती थी कि इसमें आपको नोट्स अगर बनाने में प्रॉब्लम होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और आप लोग अच्छे से बनाएं इसको। अगर आप लोगों को पॉइंट ना मिल रहा हो तो पॉइंट इस तरह से बना करके मैं दे दी हूँ। आधार जो बेस होता है इसमें क्या है, तो अधिगम का आकलन जो व्यवहारवादियों में से आता है, और अधिगम के लिए आकलन जो है संज्ञानवादी एवं रचनावादी के लिए आता है। ये कैसे? देखिए अधिगम का आकलन क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम बच्चों को सिखा लेते हैं ना, समझा लेते हैं, उनको लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब हम असेसमेंट करते हैं कि अच्छा हमने जो सिखाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है। अधिगम के लिए आकलन क्या है कि जब हमें कुछ सिखाना है बच्चों को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इससे पहले, मतलब इससे पहले जो चीज़ें हैं उनको आता है कि नहीं। हम मान लो कि आज हम जो है वो प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज आपको मुझे प्रोनाउन पढ़ाना, लेकिन मुझे ये पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक टेस्ट लूँगी, आपको एसेस करूँगी कि कितने बच्चों को जो है नाउन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो उसको बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। मतलब कि आप अपना चैप्टर, अपना टॉपिक पढ़ाने से पहले एसेस करते हैं अगर बच्चों को, अगर किसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब आप पढ़ाने वाले हैं उसके पहले, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि आप पढ़ा चुके हैं और उसके बाद असेसमेंट ले रहे हैं। तो ये दोनों का मेन डिफ्रेंसिएशन है, और उसके बाद से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो जो पॉइंट है। आधार है तो ये बिहेवियरिस्ट है, ये संज्ञानवादी एवं रचनावादी है, क्योंकि इसमें हम क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसके पहले भी हम एसेस कर लेते हैं, और उसके बाद पढ़ाने के बाद भी हम एसेस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर निर्धारित अधिगम की समाप्ति पर, मतलब कि लर्निंग आप कर लिए उसके बाद, और ये जो है सतत संपूर्ण अधिगम के दौरान, लर्निंग के टाइम में, मतलब आप अपना लर्निंग करने गए हैं लेकिन उसके पहले असेसमेंट ले रहे हैं वो, ठीक है। पूर्वानुमान क्षमता, ये सारे आप देखेंगे और देख करके समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं ये एक्चुअली आप बोलिए तो एक क्वेश्चन का ये आंसर ही है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये उसी का है। और इसमें इतने अच्छे तरीके से मैंने बना दिया कि एग्ज़ाम में आए तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, और ये आता ही है क्वेश्चन, जस्ट इसको आप श्योर ही मान लीजिए, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे।
इसके बाद जो चैप्टर अभी हम लोगों ने किया उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 5 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर पे डिपेंडेड है। आकलन को परिभाषित कीजिए, ये हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में किया है, जो फर्स्ट क्लास हमारा था उसमें था, उसमें जाकर देखेंगे। आज हम लोगों ने आवश्यकता और महत्व किया, तो उसको आप हमारे अभी हमने आज की क्लास में किया है, वो आप पॉइंट वाइज देख लेंगे। 9 पॉइंट था। आकलन एंड मूल्यांकन में जो है डिफ्रेंसिएशन, ये अभी एक्चुअली रह गया है, तो ये हम इसको बाद में करेंगे। अधिगम के आकलन का संपर्क स्पष्ट करें, मतलब अभी हम लोगों ने जो किया कि लर्निंग जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ये हमारा फर्स्ट क्लास में भी हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अधिगम के लिए आकलन, उसकी विशेषता, ये भी फर्स्ट क्लास में हुआ है। अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर जो कि हमने किया। तो आज का क्लास जो है फर्स्ट क्लास से बहुत इन्फ्लुएंस है, क्लास फर्स्ट, क्योंकि हमारा यहाँ पे असेसमेंट का खत्म हो जाना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि इसमें मैथ्स भी आने वाला है, तो हम जब पूरे अच्छे तरीके से नहीं करने वाले हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी मैथ्स करने में। जब आपको उसको एग्जैक्टली मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आप मैथ्स कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाइए और करते जाइए। प्रॉब्लम होगी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो फिर मिलूंगी, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे।